अच्छा, कुछ आइडिया है आप लोगों को कि व्हाट इज़ आर्बिट्राज? कौन बताएगा? हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, हमने उसके बाद भी डिस्कस किया था। कुछ याद है? बेसिकली आप ऑफर से नो चीजें मैम। देख के तो या आप उनको sell- exactly. Amazon arbitrage refers to the act of purchasing discounted products from other retailers. आपने होलसेल से नहीं परचेज करना, आपने दूसरे रिटेलर्स से यानी रिटेल मार्केट से आपने परचेज करना है, जहाँ पर डिस्काउंट्स लगते हैं, जहाँ पर ऑफर्स लगती हैं 50% से ज़्यादा की, वहाँ से आपने परचेज करना है और आपने इसको FBA करना होता है और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा के, तो जो अमेज़ॉन के ऊपर उसकी प्राइस होती है, जो एक्चुअल प्राइस होती है उसके ऊपर उसको आपने सेल करना है। ठीक है, ये होता है आर्बिट्राज। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड अ प्रोडक्ट फॉर $10 एट द डिस्काउंट असाइल ऑफ योर लोकल वॉलमार्ट एंड सेल इट फॉर $20 ऑन योर अमेज़ॉन स्टोर। ठीक है, लाइक हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे आप लोग रहते हो, आपके अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने में भी कोई मार्केट हो, कोई एक शॉप हो, कोई मॉल हो, छोटा सा चाहे मॉल हो, वहाँ पर डिस्काउंट लग गया है, वहाँ पे सेल है, वहाँ पर तो कह लो कि हाफ से भी हाफ प्राइस के ऊपर अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से उठा सकते हो सिंपल। ठीक है, वहाँ से उठा के आपने जो है ना, अब चूँकि अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आपने अपने घर में रख लेनी है, FBM करना है इसको, FBM करना है इसको, वहाँ पर आप अपने घर में लेकर आओगे उन प्रोडक्ट्स को, आपने उसकी पैकिंग चेंज करनी है। ठीक है, पैकिंग चेंज करने के बाद फिर आपने अपना स्टोर क्रिएट कर देना है अमेज़ॉन के ऊपर और उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस पे सेल करनी है। उससे पहला काम हमने क्या करना होता है, उससे पहले आपने ये काम करना है कि पहले आपने जाना है उस स्टोर में, अगर आपने फ़िज़िकली हो वहाँ पर अवेलेबल, तो आपने स्टोर में जाकर चेक करना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर 70% ऑफ लगा हुआ है, जिनके ऊपर 50% ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, उनकी लिस्ट बना लेनी है, फिर घर में आके आपने उसको अमेज़ॉन के ऊपर चेक करना है। इसके ऊपर भी हम लोग सेम होलसेल की तरह करते हैं, ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को मी टू करते हैं, यानी आपने मैंने अक्सर लोगों को देखा जब मैं इधर बड़े स्टोर पे जाती हूँ ना, हाँ तो हाँ लोग प्रोडक्ट्स लेके स्कैन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो प्राइस को ना ज़रा टैली कर रहे होते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर वो या वॉलमार्ट जो पे। देखिए जो सेक्शन होता है ना क्लियरेंस वाला, हम्म। उधर लोग उसको स्कैन कर रहे होते हैं और प्राइसेस को चेक करके कुछ रख देते हैं और कुछ ज्यादा उठा लेते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से होता है ये। आप इसको अमेज़ॉन के ऊपर भी कर सकते हो, आप इसको वॉलमार्ट पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। लाइक आपने एक स्टोर से उठा के आपने दूसरे स्टोर के ऊपर उसको सेल करना है जहाँ पे उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है, ये होता है आर्बिट्राज। और इसमें अगर आपको $10 पे प्रॉफिट आ जाता है ना तो भी बहुत है। अच्छा, अब आर्बिट्राज जो है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज और एक होता है रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है, अब ऑनलाइन आर्बिट्राज किसके लिए होता है? ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है मेरे लिए और उमर के लिए। यानी ऑनलाइन आर्बिट्राज इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स with the sole intentions of reselling those products at a higher price of a profit on another online marketplace such as Amazon, eBay, Facebook Marketplace और any other marketplace। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि हम यहाँ से सबसे पहले सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं अपने, हम अपनी सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि जी यूएस के कौन कौन से स्टोर्स हैं जहाँ पर आजकल डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। जैसे अभी हमने पहले भी बात की थी, हम अभी फिर से बात करते हैं कि ये जो 4 मंथ्स होते हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 मंथ्स जो हैं ये अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने के सबसे बेस्ट होते हैं। आप लोग चाहे आर्बिट्राज करो, आप लोग चाहे कोई भी बिज़नेस करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि नवंबर से लेके तो जनवरी तक जो है ना बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, ओकेजन्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? हेलोवीन जैसे आती है, इनका थैंक्सगिविंग आती है, हाँ क्रिसमस आती है, न्यू ईयर एग्जैक्टली, आती है, न्यू ईयर आ ब्लैक गया, फिर फ्राइडे। एंड सीजन सेल आ गया, फिर ब्लैक फ्राइडे भी आता है इसी में, नवंबर में आता है ब्लैक फ्राइडे। उनके ऊपर से ही ब्लैक फ्राइडे में हम स्टार्ट है। स्टार्ट है आजकल, और आजकल सही मज़े की सेलें लगी हुई होंगी, हर जगह पे डिस्काउंट्स होंगे होंगे ना, वहाँ से आपने जो 70% तक है मैम। एग्जैक्टली तो ये वो वाला पॉइंट होता है जब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप दोनों के लिए स्पेशली मैं कहूँगी इस वक्त बेस्ट टाइम है इस चीज़ का। ठीक है, क्या करना है, आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है अमेज़ॉन के ऊपर, 70% के ऊपर से आपने उठाना है
उठा के आपने अपने पास घर लेके आना है। वो चीज़ें आपने अपनी लिस्ट कर देनी है अमेज़ॉन के अपने अकाउंट के ऊपर कि जी मेरी शॉप में ये प्रोडक्ट्स हैं, और अमेज़ॉन के ऊपर उनकी ओरिजिनल प्राइस पे उनको सेल कर देना है। तो काफ़ी प्रॉफिट आ जाएगा आपके मैम पास। मुझे पाकिस्तान में दराज जहाँ जहाँ सेल भी है उसको क्या उसका थोड़ा रिव्यू देंगे। पाकिस्तान में जी जी। पाकिस्तान में हम चीज़ें लेके अमेज़ॉन पे सेल नहीं कर सकते ना। नहीं मैम ये दराज में लगी है सेल जाना जाना। वो यही हो सकता है कि आप दराज से लेकर तो मार्केट में उसको ओरिजिनल प्राइस पे सेल कर दो। इसको लोकल ई कॉमर्स करना है आपने। आप दराज से ठीक है मैम। प्रोडक्ट्स को उठाओ, जी उसको 50 से 70% पे दराज से उठा के आपने क्या करना है, अपना फेसबुक स्टोर बना लेना है, अपना इंस्टाग्राम स्टोर बना जी लेना है, ठीक है। वहाँ पे इनको रखो, इनकी ओरिजिनल प्राइस पे इनको सेल करो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ना गारमेंट्स की, उसमें क्या होता है जी कि हम लोग अक्सर लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के ऊपर भी और वैसे भी बहुत ये लाइव सेशंस होते हैं, कपड़े आ रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जी के सूट जो है ना वो 4-4 5-5 हज़ार कम कीमत के ऊपर सेल होते हैं। वो कैसे होते हैं कि जी जब इनके ऊपर सेल लगती है यहाँ पे ये पीछे से फैक्ट्री रेट से उठाती हैं, ठीक है। इनको आधी से भी आधी कीमत पर वहाँ से चीज़ मिलती है और ला कर ये ओरिजिनल प्राइस से कम कीमत के ऊपर अपना मार्जिन रख के, अगर 1000 या 2000 मार्जिन भी रखती हैं तब भी इनको काफ़ी बचत हो जाती है। वो रख के तो ये सेल कर जी। देती है। ये चीज़ होती है। जैसे हम लोगों ने होलसेल में देखा मैम था ना कि आपने जी ब्रांड से कम प्राइस लगानी है अपनी, सेम ऐसे इसमें भी आपने लगाना होता है कि आपने जो ब्रांड की प्राइस लगी हुई है उससे कम प्राइस आपने लगानी है। एक आध डॉलर कम कर दिया सिर्फ और आपने उसको लगा दिया, मीटू कर दिया। सही। ये मैंने मैम मोबाइल ऑर्डर किया तो मुझे वो 6000 रुपया सस्ता पड़ा दराज से। एक मैम बोले मैं अब बताता हूँ आपको। अब दुआ करो वो आ जाए। नहीं आ जाएगा। वैसे मैंने एक प्रोडक्ट जो है ना वो तकरीबन 2 हफ्ते पहले ऑर्डर की थी, ठीक है। वो अभी तक नहीं आई और मैं भूल भी चुकी थी कि मैंने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है। मुझे आज याद आया, मैंने सोचा कि अच्छा वो आएगी ना, मैं उनसे कहूँगी अब मैंने नहीं लेनी है, बाप वापस ले जाए। खैर, ये तो चलता रहता है इस तरह से ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में। तो ये क्या होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, कि आपने ऑनलाइन जो उन लोगों के लिए होता है जो लोग बाहर होते हैं, यूएस से या यूके से या कहीं से भी जो लोग बाहर होते हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास इसकी आती है टाइप रिटेल आर्बिट्राज। अब रिटेल आर्बिट्राज में क्या होता है, वही जो मैंने पहले आपको बताया कि सेलर परचेजेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ रिटेल आउटलेट। आपने सिंपल जाना है मॉल्स में और वहाँ पर जाकर आपने चेक करना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे कैसी डिस्काउंट्स लगे हुए हैं, और उनको आपने उठाना है वहाँ से। और आपने पहले उसको पूरा कंप्लीट चेकअप उसका उसका सर्वे करना है, मार्केट को एनालाइज करना है आपने कि ये कौन कौन से ब्रांड्स हैं, इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट आएगा, एफबीए कितने हैं, एफबीएम कितने हैं, ठीक है। अगर हम इसको लेते हैं इस ब्रांड के साथ मीटू करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा, बाय बॉक्स जो है उसकी रोटेशन कैसी है। ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर आपने जो है ना उस चीज़ को ख़रीदना है जाके। ये बिल्कुल होलसेल की तरह होता है, इसका सारा जितना भी प्रोसीजर होता है वो सब होलसेल की तरह होता है। सिर्फ क्या फ़र्क होता है कि होलसेल में हम लोग होलसेल मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, जबकि आर्बिट्राज में हम लोगों ने रिटेल मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट लेनी होती है। होलसेल में हमारे पास क्या आता है कि मिनिमम क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। एमओक्यू आ जाता है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, वो आ जाती है। तो उसमें आपने 100 पीसेस लेने हैं या 75 लेने हैं या 200 लेने हैं या 500, जितने भी उसमें आते हैं उसके एमओक्यू में आते हैं, आपने उतने लेने हैं। लेकिन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप 10 15 20 या 25 इतने आप आइटम्स लेके आप अपनी शॉप क्रिएट करके उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हमें आर्बिट्राज का ये फ़ायदा लाइक जितने भी आपके पास पैसे हैं ना, आप उनसे जाओगे, जाके सामान लोगे, लेकर आपने अपनी शॉप पे लगाना है और उसको सेल करना शुरू कर देना है। जितने भी वहाँ पर हमारे स्पेशली गए हुए पाकिस्तानी, वो चाहे वो स्टूडेंट्स गए हों, वो लोग बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं रिटेल आर्बिट्राज का। क्योंकि वो मोस्टली बॉयज़ होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि एक वहाँ का नेशनैलिटी का बंदा ले लिया जिसके नाम के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो गया, और 4-5 लड़कों ने मिलके तो ये बिज़नेस शुरू कर दिया अमेज़ॉन के ऊपर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है। तो आप लोग भी इसको देख सकते हो कि अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं तो कैसे लेकर चलेंगे इसको, ठीक है। ये वाले पॉइंट समझ में आए कि क्या होता है आर्बिट्राज। जी। और इसकी टाइप्स तो इजी है ना, कि ऑनलाइन ऑब्वियसली वहाँ से बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए है, और रिटेल उनके लिए है जो लोग वहाँ पे रहते हैं।
अब हम लोग एक थोड़ा सा सर्वे देख लेते हैं कि वो क्या है कि हमारे पास अमेज़ॉन के जो बिज़नेस मॉडल है ना उसके परसेंटेजेस किस तरह से हैं सेलर्स की। प्राइवेट लेबल नंबर 1 के ऊपर होता है 71%। हमने पहले 75% बोला था, तो हम अभी भी इसको 75 या 71 ही कर लेते हैं। चलो 71% जो है ना लोग वो प्राइवेट लेबल करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास होल सेल, ठीक है, 26%। थर्ड नंबर पर आता है रिटेल आर्बिट्राज, ये हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर आता है क्योंकि ये इजी है करना, तो लोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं वहाँ पे। और फोर्थ नंबर पे आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसमें क्या होता है कि है ये भी इजी, और पाकिस्तानियों ने पिछले साल बहुत कमाया इसके ऊपर, ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर। बट वो क्या होता है ना कि वो दूसरे कंट्रीज़ या रीजन से होता है ना, स्पेशली ये एशिया वगैरह से पाकिस्तान हो गया, तो फिर हमारे पास ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी हमें आईपी कंप्लेन मिल जाती है, कभी हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है किसी बात पे, कभी जिस रिटेल ऑनलाइन मार्केट प्लेस से हम लोगों ने शॉपिंग की होती है वो फ्रॉड निकल आती है, वो हमारे पैसे लेके भाग जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है, वो ठीक नहीं, यानी ऑनलाइन आर्बिट्राज में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट लोगों ने फिर भी बहुत ज़्यादा इससे अर्निंग की है। तो अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आता है फिफ्थ नंबर के ऊपर ड्रॉप शिपिंग। मुझे पहले था कि मैं आज आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करवाती थी, मैंने कहा नहीं पहले हम आर्बिट्राज करते हैं उसके बाद ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ड्रॉप शिपिंग है वो जस्ट 8% लोग करते हैं, और ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका 30 to 50% प्रॉफिट मार्जिन आता है ड्रॉप शिपिंग में, उन लोगों को जिनको काम करना आ जाता है, जिनको समझ आ जाती है कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी चाहिए हमें, ठीक है। वरना लोग जो है इसमें मोस्टली फ्रॉड ही होता है, और वो मतलब लॉस ही करते हैं अपना ना। और सबसे लास्ट पे आता है हैंडमेड प्रोडक्ट, 6% है अमेज़ॉन के ऊपर। ये 2020 की रिपोर्ट है, अगर हम इसको आपके मुताबिक देखेंगे तो थोड़े से ये ज़्यादा हो चुके होंगे। अच्छा, अब एक बात है कि जी नहीं, ये अगर हम लिखते हैं लाइक 75% हमने प्राइवेट लेबल लिख दिया है और हमने 25% होल सेल लिख दिया है, तो फिर बाकी की परसेंटेज कहाँ से है, ये तो 100 कंप्लीट हो गया। तो इसमें ऐसा होता है कि एक बंदा, जैसे एग्जांपल है कि आप हो, आप क्या करते हो कि आप अपना एक अकाउंट ओपन करोगे, उसमें आपने प्राइवेट लेबल भी लेके चलना है, उसमें आप होल सेल भी लेके चलते हो, उसमें आप क्या करते हो कि रिटेल आर्बिट्राज भी स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब जो आर्बिट्राज और होल सेल है ना, उसमें तो अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से अगर आपको बाय बॉक्स मिल जाता है तो आप कह लो कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। होल सेल में, आर्बिट्राज में, इस चीज़ में। प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि आपको पीपीसी के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपने ब्रांड को रैंक करना पड़ता है, 2 3 4 मंथ्स के बाद कहीं जाके आपका काम स्टार्ट होता है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से। तो फिर लोग क्या करते हैं कि जब वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, वो सबसे पहले होल सेल के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं या फिर आर्बिट्राज के ऊपर, ताकि उनकी इनकम स्टार्ट हो जाए आनी। जब उनकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है ना, फिर उस इनकम से भी वो प्राइवेट लेबल के ऊपर एडवर्टाइज़ करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसको लेकर चलते हैं। इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है ना फिर वो अपनाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। कोई क्वेश्चन? क्लियर है मैम। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा कि अब ये होता क्या है, इसमें हमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। लो इन्वेस्टमेंट होती है, वही कि अगर आपके पास जितना भी है आपने उसको लगाया, उसको लगाने के बाद आपने 10 15 20 25 प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपने क्या किया जी, उसको स्टार्ट कर दिया, रिटेल या ऑनलाइन जो भी आप करना चाहते हो। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ये मोस्टली FBA होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स जो लोग बाहर से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उनके लिए FBA होती है, जो लोग वहाँ पे रह के करते हैं उनके लिए FBM होती है। नो LLC, इसमें हमें LLC की ज़रूरत नहीं होती, ओके। एक मिनट, अच्छा कोई सॉरी आया? मैम। अच्छा आप थे, मैंने कहा आवाज़ आई है, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, नो LLC, इसमें हमें LLC की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपना अकाउंट एक बनाते हैं, हम अपने अकाउंट के ऊपर अगर LLC भी लेते हैं, ठीक है, तो सीधी सीधी पाकिस्तानी अगर हम देखते हैं तो 3-4 हज़ार की या $1000 की तो LLC आ जाती है। 3-4 लाख, सॉरी, 3-4 लाख की या $1000 की LLC आती है। तो अ, फिर तो हम लोग सीधा सीधा, अगर हमारे पास वो है $1000 है, तो हम लोग फिर जो है उसके ऊपर 1000 या $500-600 और लगा के हम फिर होलसेल पे काम शुरू कर सकते हैं। फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम आर्बिट्राज पे काम करें। तो आर्बिट्राज पे काम वो लोग करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है।
तो नो एलएलसी यानी आपने एलएलसी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी इसके ऊपर काम कर सकते हो। आप लोगों ने अपना इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है, जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसमें आते हैं प्रेप सेंटर्स और 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ये क्या होता है? अब जो लोग रिटेल कर रहे हैं ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जाएंगे उस मॉल से प्रोडक्ट लेके आएंगे, अपने पास घर में रखते हैं, उसके बाद उसकी पैकिंग चेंज कर देंगे, वो जब कस्टमर आएगा उसको डिस्पैच करवा देंगे। लेकिन अब जो लोग ऑनलाइन करते हैं ना आर्बिट्राज, अब उनको तो प्रॉब्लम आ जाती है। एग्जाम्पल है कि मैं कहती हूँ वॉलमार्ट पे चलो सेल लगी हुई थी, डिस्काउंट लगा हुआ था 50% ऑफ, मैंने वॉलमार्ट से प्रोडक्ट लेकर तो मैंने जी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दी। सबसे पहली बात, अमेज़ॉन मुझसे क्या क्वेश्चन करेगा? ये तो वॉलमार्ट का पैकेट है, ये मेरे पास क्या कर रहा है, ठीक है। सेकंड, उसके ऊपर वॉलमार्ट हमारे कहने के ऊपर लेबल नहीं करेगा, क्योंकि जब हम लोग FBA करते हैं ना, तो FBA के लिए हम लोगों को लेबलिंग करवानी पड़ती है, यानी बार कोड्स होते हैं जो कि एंट्री के लिए होते हैं वेयर हाउस में, हमें वो लगवाने पड़ते हैं। वॉलमार्ट तो मेरे लिए ये नहीं करेगा ना, कभी भी नहीं करेगा। वो कहेगा मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम नहीं है करना। तो इन सब चीज़ों के लिए तो हमें, जब जी बोलो। तो जब वो लेबलिंग नहीं करेगा तो फिर अमेज़न को कैसे पता लगेगा कि वॉलमार्ट का प्रोडक्ट है? वॉलमार्ट की अपनी पैकिंग में गया है ना, जी लेबलिंग तो वो ठीक अमेज़ॉन है। की नहीं करेगा ना। अमेज़ॉन की जो लेबल हमने करवाना होता है, जो हमने बार कोड्स लगाने होते हैं अमेज़ॉन के, वो नहीं लगाएगा वॉलमार्ट हमारे कहने पे। या हम सैम्स क्लब ले लेते हैं, वो नहीं लगाएगा। या हम कोई और अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस ले लेते हैं तो वो नहीं लगाएगा। तो हमें चाहिए होते हैं प्रेप सेंटर या थर्ड पार्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब ये थर्ड पार्टी क्या करती है? हम क्या करते हैं कि हम जो ऑनलाइन हमारा रिटेलर है, उसको हम एड्रेस देते हैं प्रेप सेंटर का। हमारी प्रोडक्ट जाती है सारी प्रेप सेंटर में। प्रेप सेंटर जो है वो पिछले मॉल का, पिछले स्टोर का पूरी पैकिंग उतार देगा, सिंपल उसको रैप करेगा सिंपल शीट में, ठीक है। उसके बाद फिर हम अमेज़ॉन से लेंगे लेबल्स यानी बार कोड्स। वो बार कोड्स जो हैं वो हम भिजवाएंगे प्रेप सेंटर को, और प्रेप सेंटर जो है उनको प्रिंट करवा के हमारी एक एक प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देगा। और उसके बाद अमेज़ॉन की गाड़ी आएगी और आके हमारा सामान ले जाएगी, ठीक है। अब प्रेप सेंटर जो है ये मुफ्त में तो काम नहीं करेगा ना ये सब लोग, तो वो क्या करता है, वो चार्ज करता है हमसे। तो मोस्टली इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, पॉइंट समथिंग सेंट्स होते हैं सिर्फ ना इनके, एक पर प्रोडक्ट के ऊपर आता है इतना। तो लेकिन ये पूरा प्रोसीजर एक होता है, और उसके बाद जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंच जाती है, तो वो भी चलता है पता कि हाँ ये किसी ब्रांड की या कहीं पीछे से प्रोडक्ट आई है प्रॉपर तरीके से। ये नहीं है कि उसके ऊपर वॉलमार्ट का स्टिकर लगा हुआ है या उसके ऊपर सैम्स क्लब का लगा हुआ है या किसी और का लगा हुआ है उसके ऊपर, ये चीज़ नहीं होती है। तो प्रेप सेंटर्स जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो बीच में वो काम करते हैं जो कि वहाँ रहने वाले ख़ुद अपने घर में कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन वालों के लिए प्रेप सेंटर्स होते हैं, थर्ड पार्टीज़ होती हैं ऑनलाइन वालों के लिए। जो लोग रिटेल मार्केट आर्बिट्राज करते हैं, जो लोग वहाँ पे खुद रहते हैं, उनको नहीं ज़रूरत इस चीज़ की, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं शाहजेब की, वो कहता है कि मैंने जो है ना करना है काम, तो पहले तो वो स्पेन में चेक करेगा। हाँ, अगर तो उसको स्पेन में कोई अच्छा मिल गया, प्रॉफिटेबल कोई प्रोडक्ट मिल गई, फिर तो वो वहीं पे करेगा। नहीं तो क्या होता है कि आर्बिट्राज सबसे बेस्ट होता है यूएस में। फिर वो वहाँ पे बैठ के यूएस में जब करेगा ना काम, फिर उसको वहाँ पे प्रेप सेंटर्स चाहिए होंगे, क्योंकि अब वो खुद तो नहीं वहाँ पे बैठा हुआ है ना वो अपने पास अपने घर में रख सकता है प्रोडक्ट की। जब उसको कोई यूएस से या कहीं और से क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, तो वो उसको अपने घर से डिस्पैच करवाएगा। वो तो फिर शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लग गए, हो गया ना। तो वो भी ऑनलाइन ही करवाएगा, आर्बिट्राज करेगा। ये चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। समझ में आया? जी मैम। कोई क्वेश्चन? जी मैम, कोई क्वेश्चन? ये प्रेप सेंटर क्लियर हो गया। हाँ, प्रेप सेंटर जो होते हैं, प्रेप का मतलब होता है ना प्रेपरेशन, यानी तैयारी करने वाला सेंटर, ये वो जी सेंटर होता है प्रेप सेंटर जिसको बोलते हैं आर्बिट्राज में स्पेशल। इसको अगर हम लोग होलसेल में भी समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा जो सोर्स होता है ना, जो सप्लायर होता है ना, वो नहीं करता ये लेबलिंग वगैरह और पैकिंग हमारे कहने पे, वो नहीं करता, ठीक है। तो फिर उसके लिए भी हमें थर्ड पार्टीज़ चाहिए होती हैं। तो पहले जब ये होलसेल था, ड्रॉप शिपिंग में तो नहीं, खैर जब ये होलसेल था तब इसको वर्ड थर्ड पार्टी बोला जाता था।
फिर जब इन लोगों ने आर्बिट्राज को इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर इन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी वर्डिंग और लैंग्वेज भी चेंज करके थोड़ा सा इसको मॉडर्न कर दिया, प्रेप सेंटर बना दिया। तो ये प्रेप सेंटर्स जो है ना, ये इसीलिए हम लोग के होते हैं, जो कि हमारे हमारे बिहाफ पर हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबलिंग करते हैं और उसकी पैकिंग चेंज करते हैं। तो ये होते हैं प्रेप सेंटर्स, ठीक है। मैम प्रेप सेंटर का हमें तो पैसे कैसे पता लगता है कि हम कैसे इन्हें फाइंड करते हैं? प्रेप सेंटर सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमारे साथ अटैच हो, हम आपको देंगे, ठीक है। काफ़ी सारे हैं मेरे पास, जिनमें से ऑथेंटिक भी हैं काफ़ी, क्योंकि सब लोग काम करते हैं ना, तो वही चल जाता है पता आपको कि भी हाँ ये वाला जो है ये ऑथेंटिक है, ये ट्रस्टेबल है, इसके रेट ज़्यादा अच्छे हैं। एक तो हम लोग आपको देंगे, ठीक है, आप में से कोई भी काम करता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड जो है आपके पास गूगल है, आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे जाके। थर्ड क्या होता है, थर्ड आपके पास फेसबुक है, फेसबुक के ग्रुप्स में जाके सिर्फ एक मैसेज करो, लाइन लग जाएगी आपके इनबॉक्स में प्रेप सेंटर्स की, क्योंकि लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। कितना ज़्यादा अमेज़ॉन का काम है ना, लोगों ने इस चीज़ में काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट कर दिया हुआ है बीच में अमेज़ॉन के साथ लिंक होके, ठीक है। किसी ने प्रेप सेंटर्स और वेयर हाउस बना लिए हैं अपने, और बहुत से पाकिस्तानी हैं हमारे जो वहाँ पर बैठे हैं वेयर हाउस बना के। लाइक अभी एक हमारा यूके में भी एक है वेयर हाउस है, ठीक है। एक यूके का क्लाइंट है हमारा, वो उसका अपना वेयर हाउस है वहाँ पे। उसके अलावा यूएस में भी है एक बंदा, वो भी पाकिस्तानी है, यहीं इस्लामाबाद का है, उसका अपना वेयर हाउस है वहाँ पे। यानी अगर हम लोग चाहें तो हम उन लोगों के साथ डिस्कस करके, बातचीत करके, तो हम उसको FBM भी कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को ना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अमेज़ॉन जितना तो चार्ज नहीं करेंगे ना, उससे कम ही चार्ज करते हैं। वो भी प्रेप सेंटर्स ही होते हैं एक तरह से देखा जाए तो, वेयर हाउस उन लोगों ने बनाए होते हैं। बहुत से पाकिस्तानी हैं, आपको फेसबुक से मिल जाएंगे, आपको गूगल से मिल जाएंगे, बाकी जितनी भी ये प्लेटफॉर्म है ना सर्चिंग के, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और बाकी हमारे पास भी जो है, हम भी वो आपके साथ शेयर करेंगे कि ये सही है। जैसे अभी हमारा एक कनाडा का है स्टूडेंट, उसने स्टार्ट किया काम, तो उसने सबसे पहले इससे किया आर्बिट्राज से। अब वो कनाडा में बैठकर तो यूएस में उसने काम करना था, ठीक है, तो फिर उसको FBA करवाना पड़ा इस चीज़ के लिए। तो उसने फिर क्या किया कि एक प्रेप सेंटर जो उसका है ना, वो भी बहुत अच्छा है, रेट भी नहीं उसके ज़्यादा हाई, अच्छे रेट हैं उसके नॉर्मल, और वो भी एक ऑथेंटिक है, क्योंकि हम उनके साथ काम कर चुके हैं ना, तो हमें आइडिया हो गया। उसके अलावा 3-4 और भी हैं मेरे पास। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताई थी साइट्स कि कौन कौन सी होती हैं ऑथेंटिक वेबसाइट को चेक करने के लिए। एक पायलट एडवाइज़र थी, ट्रस्ट पायलट। हाँ सॉरी, ट्रस्ट पायलट था, और वो वहाँ से भी आपको, और जो है स्कैम एडवाइज़र, आपको वहाँ से भी चलेगा पता कि कौन कौन सी जो थर्ड पार्टीज़ है ना, प्रेप सेंटर्स है ना, वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है, वो भी आपको बता देंगे उनकी वेबसाइट्स पे, ठीक है। ये चीज़ होती है हमारी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। आज जी जी मैम। आज हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा आप लोगों ने ख़ुद से काम करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने, हाँ हम लोग कल इसकी हंटिंग करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा इसकी हंटिंग भी कैसी है। इसकी हंटिंग ऑपोजिट है, पहले आपने सप्लायर को देखना है, ठीक है, वेबसाइट्स खोल के कहाँ कहाँ पे सेल लगी हुई है, उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को उठा के फिर आपने अमेज़ॉन के ऊपर चेक करना है कि अमेज़ॉन के ऊपर ये सेल कितने की हो रही है और कौन कौन सी कंपनीज है इसके ऊपर, ठीक है। हम लोग कल जो है ना इंशाल्लाह इस चीज़ को लेके चलेंगे, और आई होप आप लोगों को आज का समझ में आ गया होगा।